तो स्वागत है आपका राजस्थान ज्योग्राफी की इस अमेजिंग क्लास में। देखो, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी का सामान्य परिचय। ये सामान्य परिचय में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नामकरण, फिर स्थिति विस्तार, सीमा, क्षेत्रफल, निर्माण स्वरूप, संभागीय व्यवस्था, और उसके बाद में जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और आज की क्लास में ये सामान्य परिचय वाला पूरा टॉपिक पूरा करेंगे। ये क्लासें आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। इन क्लासों को आप रिवीजन की तरह भी देख सकते हो। और इन अगर आपने अभी तक राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है या फिर कोई भी क्लास अभी तक नहीं ली है, आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो आप इसको बेसिक से एडवांस की तरफ से देख सकते हो। खाली इन क्लासों में से आपके 90 से 95% तक के क्वेश्चन राइट होने की मैं गारंटी देता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी का सामान्य परिचय। अपने जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं बोर्ड पे वो तो चल ही रही हैं। ये रैपिड रिवीजन क्लासें होने वाली हैं जो फास्टली आपको बेनिफिट देगी। तो राजस्थान जियोग्राफी के सबसे पहले हम नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के लिए सबसे पहले ऋग्वेद में एक शब्द दिया गया है, ब्रह्मवर्त शब्द। ये राजस्थान का प्राचीनतम उल्लेख है। ये जो भूभाग है जिन्हें हम प्रेजेंट टाइम में राजस्थान कहते हैं, उसका अगर कहीं पे ओल्डेस्ट उल्लेख मिलता है तो वो ऋग्वेद में मिलता है। कौन से नाम से? तो ब्रह्मवर्त नाम से। और ये ऋग्वेद हैं जो प्राचीनतम वेद हैं। चार जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में से सबसे सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। और इस ऋग्वेद में राजस्थान से रिलेटेड एक जनपद की जानकारी भी मिलती है, मत्स्य जनपद, जो 16 जनपदों में से एक है। जो कहाँ पर इसका विस्तार, राजस्थान में कहाँ पर था? तो राजस्थान में इसका विस्तार सिर्फ अलवर व भरतपुर वाले क्षेत्र में था। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जो वर्तमान में बैराट है। जो बैराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो बैराट सभ्यता जयपुर में स्थित है। उसके बाद मत्स्य जनपद में एक उल्लेख मिलता है कि इसी मत्स्य जनपद में पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था। 14 वर्ष का वनवास था, जिसमें से 1 वर्ष अज्ञातवास था। उसके बाद नेक्स्ट उल्लेख घुसुंडी शिलालेख में मिलता है राजस्थानीय शब्द से। राजस्थान शब्द का अगर कहीं पर प्राचीनतम उल्लेख मिलता है तो वह घुसुंडी शिलालेख से मिलता है। ये घुसुंडी शिलालेख है कहाँ? तो ये घुसुंडी ग्राम चित्तौड़गढ़ में है। और ये कितना पुराना है? तो विक्रम संवत 532 पुराना है। इसका उपनाम घुसुंडी शिलालेख का उपनाम हाथीवाड़ा शिलालेख भी है। इसकी खोज डी आर भंडारकर ने की। और ये शिलालेख है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, संस्कृत में भाषा में लिखा गया। और इसकी अगर लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि है। ये राजस्थान में संस्कृत भाषा का ओल्डेस्ट शिलालेख है, मतलब सबसे पुराना शिलालेख है। राजस्थान में संस्कृत भाषा का प्राचीनतम शिलालेख घुसुंडी शिलालेख है। उसके बाद नेक्स्ट रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। रामायण में जो राजस्थान का उल्लेख मिलता है वो मरुकांता शब्द से मिलता है। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है। और रामायण में राजस्थान के कुछ क्षेत्रों का उल्लेख भी मिलता है, जैसे राजस्थान की पुष्कर झील का उल्लेख रामायण में मिलता है और इसे आदि तीर्थ भी कहा गया। मंडोर जोधपुर का उल्लेख मिलता है रामायण में। सुग्रीव मंदिर किशनगढ़ में है, उसका उल्लेख मिलता है। और सीता मंदिर प्रतापगढ़ में है, जिसके नाम से सीता माता अभ्यारण्य भी शुरू हुआ। तो इन सभी जगहों का उल्लेख रामायण में मिलता है। और रामायण में जो राजस्थान का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो रामायण में राजस्थान का उल्लेख मरुकांता शब्द से मिलता है। उसके बाद आता है अपना बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख जो विक्रम संवत 682 ईस्वी विक्रम संवत 682 पुराना है। और ईस्वी में पूछे तो 625 ईस्वी पुराना है। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द का उल्लेख राजस्थानी द्वितीय शब्द से मिलता है। और ये बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर मिला? तो ये खिमल माता मंदिर, अचलगढ़ दुर्ग, सिरोही में मिला। ये किस भाषा का शिलालेख है? ये तो संस्कृत भाषा का ये शिलालेख है, जिसकी लिपि अगर पूछे तो कुटिल लिपि है। इसका निर्माण इस शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है? तो गुइल राजा, जो सिसोदिया राजवंश है, महाराणा प्रताप वाला, तो उसी में गुइल राजा शिलादित्य का उल्लेख इस शिलालेख में मिलता है। और इस शिलालेख में और क्या मिलता है? तो गुइल राजा जो शिलादित्य हैं, उन्होंने जावर माता मंदिर का निर्माण करवाया। ये इस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। ये जावर माता मंदिर कहाँ है? तो जावर माइंस जहाँ पर है वहीं पे ये जावर माता मंदिर है, चित्तौड़गढ़ में, मेवाड़ में। उसके बाद
उसके बाद नेक्स्ट उल्लेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख का, जो 1170 ईस्वी पूर्व मतलब 1170 ईस्वी पुराना है। और इसका निर्माण 1170 ईस्वी में किया गया। इसमें राजस्थान शब्द का नाम मिलता है राजस्थान्यादित्य। ये बिजोलिया शिलालेख में किसका उल्लेख है तो अजमेर के चौहान वंश की जानकारी बिजोलिया शिलालेख से हमें मिलती है, और भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर की जानकारी भी हमें इस बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना नैणसी की ख्यात। मुणोत नैणसी की ख्यात में भी राजस्थान का उल्लेख मिलता है ईस्वी सन 1565 में। नैणसी, जिसे हम राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। उसके बाद एक वीरबाण द्वारा रचित एक ग्रंथ आता है राजरूपक, जो 1731 ईस्वी पुराना है, मतलब 1731 ईस्वी में इसकी रचना की गई। इसमें भी राजस्थान का प्राचीन उल्लेख मिलता है। उसके बाद जो मोस्ट फेमस एग्जामों में पूछा जाता है जॉर्ज थॉमस द्वारा। जो जॉर्ज थॉमस थे, उन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का यूज़ किया 1800 ईस्वी में। ये मुख्यतः आयरलैंड के निवासी थे। इनका जन्म 1756 ईस्वी में हुआ, और इनका उपनाम जहाजी साहिब और जराई जंग है। 1783 में ये भारत आए, और 1797 में इन्होंने हरियाणा के हिसार पर अधिकार कर लिया। और ये जैसे कि ये जो हरियाणा क्षेत्र है वो राजस्थान के आसपास का ही क्षेत्र है, तो इसीलिए इन्होंने राजस्थान के लिए भी 1800 में राजपूताना नामक शब्द का यूज़ किया। और 1802 में इनकी मृत्यु बंगाल में हो गई। इनकी एक बुक फेमस है जो विलियम कुर्क द्वारा लिखी गई 1805 में, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसमें कि राजपूताना शब्द का उल्लेख किया गया 1805 ईस्वी में। और इसका प्रकाशन किसने किया तो इसका प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया। उसके बाद मोस्ट फेमस पर्सन हमारे जो राजस्थान इतिहास में आते हैं, जिसे हम राजस्थान इतिहास के जनक और राजस्थान इतिहास के पिता भी कहते हैं, कर्नल जेम्स टॉड, जो एक पॉलिटिकल एजेंट थे उदयपुर के। उन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का उल्लेख किया। अगर आपको पूछे कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया तो वो कर्नल जेम्स टॉड होंगे, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। और 1829 में उन्होंने एक बुक लिखी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। और एक और बुक इनकी फेमस है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इन दोनों बुक में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया। तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद इनके जो सामान्य परिचय देखते हैं, इनका जीवन परिचय। इनका जन्म तो 1782 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ, और इनकी मृत्यु 1835 ईस्वी में इंडिया में हुई। 1817 से 1818 तक ये राजस्थान में आए पॉलिटिकल एजेंट के रूप में उदयपुर में, और 5 साल तक उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में यहाँ पर कार्य किया। इनके गुरु यति ज्ञानचंद थे, जो भीलवाड़ा के निवासी थे। और ये बुक जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान है, वो इन्हीं गुरु यति ज्ञानचंद को समर्पित है। इनकी बुक का जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान है, इसका जो हिंदी में अनुवाद GH ओझा द्वारा किया गया, गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा 1907 से 1909 में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। और ये GH ओझा कहाँ के निवासी थे तो ये रोहिड़ा ग्राम सिरोही के निवासी थे। उसके बाद हम देखते हैं संवैधानिक मान्यता। तो राजस्थान शब्द या फिर राजस्थान को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली। और राजस्थान शब्द का वर्तमान जो स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। और राजस्थान का एकीकरण कब हुआ तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। 1 नवंबर 1956 को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, और हम राजस्थान दिवस कब मनाते हैं तो 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। यहाँ तक हमने नामकरण के बारे में बात कर ली। अब हम देखेंगे राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। देखो, स्थिति विस्तार का कॉन्सेप्ट ऐसे है कि अगर हमें किसी भी मतलब पृथ्वी पर किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम दो काल्पनिक रेखाओं की हेल्प लेते हैं, एक अक्षांश और एक देशांतर, एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में हमें जानना सबसे पहले आवश्यक होता है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं तो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं, मतलब ये कहीं पर एक दूसरे को काटती नहीं है। जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो मतलब एक दूसरे को काटती हैं, ये समानांतर नहीं होती। कुल अक्षांश रेखाएं हमें से पूछे तो कुल अक्षांश रेखाएं 181 है।
जो एक 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 डिग्री दूरी पर होती हैं। और अगर हमें कुल अक्षांश पूछे तो कुल अक्षांश 179 हैं और 181 कुल अक्षांश रेखाएं हैं। दो भूमध्य रेखाओं के बीच दो अक्षांशों के बीच अंतर 111 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा जो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, जिन्हें हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा और विषुवत रेखा कहते हैं, इसके उपनाम हैं। पृथ्वी को ये जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध दो पार्ट में बांटती हैं, जिसमें से राजस्थान की अगर हमें स्थिति पूछे तो राजस्थान स्थित है भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद इस अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या होता है, तो इसका महत्व है कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी को जलवायु क्षेत्रों में या फिर कटिबंधों में बांटने का कार्य करती हैं। जैसे कि ये चित्र आपको दिया गया है, मेनली ये 6 अक्षांश रेखाएं हैं, मतलब जो मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं वो ये 6 हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखा आती है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, जिसमें कि राजस्थान की स्थिति क्या है, तो राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। उसके बाद इसके भूमध्य रेखा के उत्तर में एक रेखा आती है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है 26 किलोमीटर और भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा मतलब 8 राज्यों से गुजरती हैं। भारत के 8 राज्यों और राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरती हैं 26 किलोमीटर कर्क रेखा। उसके बाद भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, जिसे हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा भी कहते हैं, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद 67.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जिसे हम आर्कटिक वर्ग कहते हैं और 67.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जिसे हम अंटार्कटिक वर्ग कहते हैं, और 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री साउथ पर दक्षिणी ध्रुव स्थित है। अब ये जो कटिबंध में बांटते हैं, ये जो सूर्य हैं तो सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा इन तीनों रेखाओं पर ही पड़ती हैं। तो इन तीनों रेखाओं के मध्य का जो भाग है उसे हम उष्ण कटिबंध में डालते हैं। उसके बाद सन की डायरेक्शन मतलब सूर्य की रेखाएं आर्कटिक वर्ग और कर्क रेखा के बीच तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध हो गया। और वही से सेम कॉन्सेप्ट मकर रेखा और आर्कटिक वर्ग पर भी सूर्य की किरणें तिरछी ही गिरती हैं, तो ये भी शीतोष्ण कटिबंध हो गया। और उसके बाद ध्रुवों पर सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं पहुंचती, बहुत कम किरणें सूर्य की ध्रुवों पर पहुंच पाती हैं, तो इसी कारण यहाँ पर शीत कटिबंध हो गया। दक्षिणी ध्रुव पर भी शीत कटिबंध और उत्तरी ध्रुव पर भी शीत कटिबंध। तो इस तरीके से हम इन कटिबंधों में बांटते हैं। और अगर हमको पूछ ले कि राजस्थान का मोस्टली भाग किस कटिबंध में आता है, तो राजस्थान का मोस्टली भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है और राजस्थान का कुछ भाग उष्ण कटिबंध में आता है। तो अगर आपको ओवरऑल पूछ ले कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु है। तो यहाँ तक हमने देख लिया जलवायु के बारे में। हम जब जलवायु वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो अभी तक हमने राजस्थान का स्थिति विस्तार देखा, जिसमें कि हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में अभी जाना। अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम राजस्थान मतलब भारत, एशिया और विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति जानेंगे। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये कुल इनकी संख्या 360 होती हैं। इनका यूज़ क्या होता है, तो ये स्थिति व समय का निर्धारण करने में सहायक होती हैं। 0 डिग्री देशांतर जो मध्यतम देशांतर हैं, जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जिसे हम वर्ल्ड टाइम लाइन भी कहते हैं, वो इस पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक पश्चिमी गोलार्ध एक पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान की स्थिति देशांतर रेखाओं या फिर ग्रीनविच रेखा के संदर्भ में पूर्वी गोलार्ध में है। और अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में कहाँ पर है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब हम देखते हैं कि एक देशांतर से पूर्व जाने पर 4 मिनट आगे हो जाती है। ग्रीनविच रेखा जो है वो पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में बांटती है, ये हमने देख लिया। राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये हमने देख लिया। अब हम राजस्थान की स्थिति देखते हैं। राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। राजस्थान की स्थिति पृथ्वी, विश्व, संसार, अक्षांश व देशांतरों के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पूछे जाती हैं।
तो आपको बतानी है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, या फिर अगर कोण पूछ ले तो ईशान कोण में। और उसी तरीके से अगर पूछ ले कि राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में कहाँ पर है, तो एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिमी भाग या फिर नैऋत्य कोण में है। उसके बाद अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में कहाँ पर है, तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पश्चिमी भाग या फिर वायव्य कोण में स्थित है। यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से या फिर उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर उत्तरी अक्षांश से। अगर इसके बीच का अंतराल पूछ ले तो 7 डिग्री 09 मिनट इसका अंतराल हो गया। उसके बाद अगर आपको राजस्थान का देशांतरी विस्तार पूछ ले, तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69.75 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका अंतराल अगर आपको पूछ ले तो 8 डिग्री 47 मिनट इसका अंतराल है। उसके बाद मध्य अक्षांश का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा या फिर राजस्थान के जो मध्य की अक्षांश रेखा है वो है 26.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर उत्तरी अक्षांश। अगर ऐसे ही मध्य देशांतर पूछ ले तो वो होगा आपका 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये दोनों मेड़ता नागौर में एक दूसरे को काटते हैं। इसी मध्य गांव का कॉन्सेप्ट आया, तो मध्य गांव लामपोला ही है। और अगर सैटेलाइट सर्वे के अनुसार अगर आपको पूछ ले तो गगराना गांव है। ये आपका चार्ट बन रखा है। अगर अक्षांश विस्तार पूछे तो ये अगर यहाँ पर भूमध्य रेखा माने तो भूमध्य रेखा के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है तो इसीलिए कारण जो भी राजस्थान में अक्षांश आएंगे वो उत्तरी अक्षांश ही आएंगे। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर देशांतर पूछे तो अगर देशांतर पूछे तो आपको बताना है 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। अगर मध्य गांव पूछ ले तो नागौर मेड़ता लामपुला ही गगराना। ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि उत्तरतम गांव, तो उत्तरतम गांव कोणा गांव है, दक्षिणतम गांव बोरकुंड गांव है, पूर्वतम गांव सिलाना गांव या फिर सिलावट गांव है, और अगर आपको पश्चिमतम गांव पूछे तो वो कटरा गांव है। सर्वप्रथम राजस्थान में सूर्योदय सूर्योदय व सूर्यास्त सिलाना गांव धौलपुर में होता है। राजस्थान का सबसे बाद सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पर होता है, तो कटरा गांव जैसलमेर में होता है। और इन दोनों का अंतराल कितना है, तो 35.8 सेकेंड या फिर 36 मिनट। अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो 35 मिनट 8 सेकेंड, और अगर राउंड फिगर ये नहीं आए तो 36 मिनट आपको राइट करना है। यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद विस्तार के बारे में बात करेंगे। विस्तार, राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण में है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। इन दोनों का अंतराल 43 किलोमीटर है। और अगर विकर्णों की लंबाई पूछ ले तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की अगर विस्तार पूछ ले तो वो है 850 किलोमीटर, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की अगर हमें लंबाई पूछ ले तो वो है 784 किलोमीटर। इन दोनों का अंतराल 67 किलोमीटर है। आकृति अगर पूछ ले तो विषमकोणीय चतुर्भुज, रोम्बस और पतंगाकार और समचतुर्भुज। ये जो विषमकोणीय चतुर्भुज है या फिर रोम्बस आकार राजस्थान को किसने कहा, तो ये एक टी.एच. हैंडले नामक एक विद्वान द्वारा कहा गया। इसके आकृति में अगर जैसलमेर की आकृति पूछ ले तो अनियमित चतुर्भुज, जालौर की आकृति व्हेल मछली के समान, उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान, टोंक की आकृति समचतुर्भुज या फिर पतंगाकार, सीकर की जो आकृति प्याले नुमा है या फिर अर्धचंद्राकार है, धौलपुर व करौली की आकृति बत्तख के समान है, और भरतपुर की आकृति गिलहरी नुमा है, अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है, और हनुमानगढ़ की आकृति कुर्सी नुमा है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आज की क्लास में हमने नामकरण व स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ा। कल की क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल से। तो तब तक के लिए बाय। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।